हेलो फ्रेंड्स, आज एक बहुत मज़ेदार तमाशा दिखाने वाला हूं और तमाशा ऐसा है कि आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्या हुआ, पूरी गोदी मीडिया इकोसिस्टम में कोहराम मच गया है। मोदी समर्थकों के दिल टूट गए हैं। सोशल मीडिया वाले भक्त फूट फूट करके रो रहे हैं। गोदी मीडिया के बड़े बड़े एंकर पानी पी पी करके मोदी सरकार को कोस रहे हैं। वो सब लोग जो कल तक मोदी जी की जय जयकार करते थे, आज उन्हीं मोदी जी को गद्दार बता रहे हैं। और ये सब देख करके मुझे मोदी जी का वो पुराना बयान याद आ गया जिसमें उन्होंने कहा था कि आप लोग रोना बंद कीजिए, आवाज़ मुझ तक आ रही है। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। अब सवाल ये है दोस्तों कि क्या मोदी जी इनका रोना बंद करा पाएंगे? क्योंकि इस बार का दर्द बहुत गहरा है, इस बार का घाव बहुत बड़ा है। अर्नब गोस्वामी क्या बोल रहे हैं, सुधीर चौधरी क्या बोल रहे हैं, अमन चोपड़ा क्या बोल रहे हैं, इन तीनों महारथियों की जो हालत हुई है ना, वो देखने लायक है। छात्रों की जीत और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे ने इन मोदी समर्थकों का दिल इतना तोड़ दिया है कि इनको संभालना अब खुद मोदी जी के बस की बात नहीं रही। तो पहले जरा सोशल मीडिया के योद्धाओं का हालचाल देखते हैं। ये असली मनोरंजन है दोस्तों। पहले नंबर पर है रतन रंजन साहब, जो अपने आप को कॉमेडियन बताते हैं। हालांकि आजकल कॉमेडी कम कर रहे हैं और रो ज़्यादा रहे हैं। इनका दुख क्या है? इनका दुख ये है कि जब यूजीसी वाला मामला हुआ था तब इन्होंने खुद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा था। तब मोदी जी ने इनकी बात नहीं मानी और अब जब कॉकरोच पार्टी वालों ने इस्तीफा मांगा तो मोदी जी ने चुपचाप इस्तीफा दिलवा दिया। अब भाई साहब का दिल इस बात से टूट गया है कि हमारी बात नहीं मानी और उनकी बात मान ली। अरे भाई साहब, आप तो भक्त है ना, भक्त की बात कौन सुनता है? भक्त तो बस भक्ति करने के लिए बना है। बात तो वही मानी जाती है जो सड़क पर उतर कर मांगते हैं। और आप बेचारे ट्विटर पर बैठ करके सिर्फ भक्ति कर रहे थे, तो इसमें रोने की क्या बात है? चुप हो जाइए। अब दूसरे नंबर पर आते हैं अरुण यादव नाम के एक भाई साहब। ये वही अरुण यादव हैं जिनका जिक्र अखिलेश यादव तक कर चुके हैं कि सोशल मीडिया पर विपक्षी नेताओं पर घटिया बयानबाजी करते हैं। कॉकरोच पार्टी का मजाक उड़ाने में तो इन्होंने कोई कसर ही नहीं छोड़ी। अब इनके दिल का हाल सुनिए। इन्होंने लिखा है कि मूड बहुत खराब है, दिमाग काम नहीं कर रहा है। मोदी जी, आपने मेरे जैसे करोड़ों अंधभक्तों के साथ धोखा किया है। मैं शायद दिल से आपको कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। शुभ रात्रि। अब जरा सोचिए दोस्तों, खुद ही अंधभक्त कह रहे हैं अपने आप को। अंधभक्त शब्द तो इनको गाली लगता था ना, अब खुद ही स्वीकार कर लिया है कि हाँ भाई, हम अंधभक्त हैं, अंधे भी हैं और भक्त भी हैं। चलिए, ये अच्छी बात है, कम से कम आत्म स्वीकृति तो हुई। आगे लिखते हैं कि पता है मुझे कहाँ दुख होता है, जब मेरे जैसे लोग तन मन और धन से मोदी जी के लिए अपने प्राण न्यौछावर तक करने को तैयार रहते हैं, जब हम मोदी जी के लिए लड़ाई झगड़े केस तक कर लेते हैं और मोदी जी हमारी परवाह नहीं करते। अरे भाई साहब, जरा एक बात बताइए, मोदी जी ने आपसे कब कहा था कि आप उनके लिए लड़ाई झगड़ा करिए, केस लड़िए, प्राण न्यौछावर करिए? ये सब आपने अपनी मर्जी से किया। ये सब आपकी अपनी बेवकूफ़ी है। इसमें मोदी जी की कोई गलती नहीं है। वो तो अपने वातानुकूलित बंगले में बैठ करके आराम से चाय पीते हैं। आप बेचारे उनके लिए सड़क पर लड़ाई लड़ते हैं, केस लड़ते हैं। ये आपकी अपनी समस्या है। दोस्तों आगे और सुनिए। लिखते हैं कि हमारी औकात लोकल पुलिस स्टेशन में सिपाही से मिलने की भी नहीं है। ट्रैफिक चालान में 500 की पत्ती देकर निकलते हैं। पेट्रोल डीजल महंगा हो तो विरोध करने वालों को गाली देते हैं। फिर भी हम कुछ नहीं मांगते हैं क्योंकि मोदी जी पर भरोसा करते हैं। वाह, क्या भरोसा है दोस्तों। अपना हक भी नहीं मांगते, अपनी परेशानी भी नहीं बताते, बस मोदी जी की जय 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 जयकार करते हैं।
और आखिर में क्या कहते हैं कि आज मैं ठगा हुआ महसूस कर रहा हूं। आज के बाद ना आपका समर्थन ना विरोध, अपना कमाएंगे, अपना खाएंगे और मौज लेंगे। बहुत खूब भाई साहब। लेकिन दोस्तों, एक कहावत है कि गाय अगर खूंटा तोड़कर भी चली जाए तो शाम को उसी खूंटे पर वापस आती है। तो मुझे पूरा यकीन है कि 2-4 दिन बाद भाई साहब का मन नहीं लगेगा, फिर से मोदी जी के गुणगान करने लगेंगे, फिर से पुरानी दुकान खुल जाएगी। फिर एक तीसरी शख्सियत है डॉक्टर नेहा दास। ये और मजेदार बात करती है। इनका दुख ये है कि अगर पहले जनरल कैटेगरी हिंदुओं की बात सुन ली होती तो आज जय भीम वालों से बेइज्जत नहीं होना पड़ता। अरे मैडम, जय भीम वाले भी तो इसी देश के नागरिक हैं। वो भी टैक्स देते हैं, उनके बच्चे भी परीक्षा देते हैं, उनके पेपर भी लीक होते हैं, तो उन्हें भी हक है सड़क पर उतरने का। ये आपने क्या कैटेगरी बना ली है कि इसकी बात सुनो, उसकी मत सुनो। ये लोकतंत्र है मैडम, यहाँ हर आवाज सुनी जाती है, चाहे वो जनरल की हो या जय भीम की हो। तो ये तो वो हो गया सोशल मीडिया के योद्धाओं का हाल। अब बात करते हैं गोदी मीडिया के महारथियों की। इनकी हालात तो और भी शानदार है। सबसे पहले नंबर पर हैं अर्नब गोस्वामी साहब। अर्नब साहब ने आज एक ऐसी रिसर्च निकाला है कि आप माथा पकड़ लेंगे। उन्होंने खोज निकाला है कि इस पूरे आंदोलन के पीछे अमेरिका का हाथ है। हाँ भाई, वही अमेरिका जो हर चीज के पीछे होता है। अगर बारिश नहीं हो रही हो तो अमेरिका, अगर बारिश ज्यादा हो रही हो तो अमेरिका, अगर सब्जी महंगी है तो अमेरिका, अब छात्र आंदोलन भी अमेरिका। अर्नब साहब का तर्क क्या है? इनका तर्क है कि अमेरिकी दूतावास ने 16 और 17 जुलाई को अपने नागरिकों को एक एडवाइजरी जारी की थी कि 20 जुलाई को दिल्ली में कुछ जगहों पर मत जाना, वहां प्रदर्शन होगा। बस अर्नब साहब यहीं से साजिश ढूंढ लाए। कहते हैं कि अमेरिका वालों को कैसे पहले से पता चला कि प्रदर्शन कहां होगा? यह तो साजिश है, यह तो अटैक की तैयारी है। अब जरा अर्नब साहब को कोई समझाए कि भाई साहब, कॉकरोच पार्टी ने 8 जुलाई को खुले मन से ऐलान किया था कि 20 जुलाई को संसद मार्च होगा। यह कोई गुप्त बात नहीं थी, ये अखबारों में भी छपी थी, टीवी पर भी आई थी, इंटरनेट पर भी वायरल हुई थी, इकोनॉमिक्स टाइम्स में भी खबर छपी थी। तो जब देश और दुनिया की मीडिया में ये खबर 9 जुलाई को चल रही है तो 16 और 17 जुलाई को एडवाइजरी जारी हो जाए, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तो सामान्य सी बात है। कोई भी देश अपने नागरिकों को सुरक्षा की एडवाइजरी जारी करता है, लेकिन नहीं, अर्नब साहब को तो अमेरिका की साजिश ढूंढनी है। अरे भाई साहब, आप ये मान क्यों नहीं लेते कि यह आंदोलन असली था, यह छात्रों का असली गुस्सा था, यह पेपर लीक की असली समस्या थी? क्यों हर चीज में अमेरिका को घसीटते हैं? अगर अमेरिका इतना ही ताकतवर है कि भारत में आंदोलन करवा सकता है तो फिर मोदी जी की ये 56 इंच वाली छाती किस काम की? फिर तो हार मान लीजिए कि अमेरिका भारत का असली मालिक है। अब आते हैं अमन चोपड़ा साहब पर। ये वो साहब हैं जो कल तक बता रहे थे कि मोदी जी ने इंस्टाग्राम पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, इतने व्यूज आ गए हैं कि एल्गोरिदम की ऐसी की तैसी हो गई है, कॉकरोच पार्टी वालों की वाट लग गई है। अरे भाई साहब, व्यूज से आंदोलन खत्म होता तो हर नेता रील बना करके बैठ जाता। अब अमन चोपड़ा साहब क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो सही है, लेकिन इस तरह से इस्तीफा गलत है। इस तरह से इस्तीफा लेने से लोकतंत्र का भविष्य संसद नहीं बल्कि सड़क तय करेगी, चुनाव नहीं बल्कि प्रतिरोध तय करेगा। बहुत खूब भाई साहब, बहुत खूब। अब जरा एक बात बताइए, जब सरकार संसद में जनता की बात नहीं सुनती, जब मंत्री सवालों के जवाब नहीं देते, जब पेपर लीक होते हैं और कोई कार्रवाई नहीं होती, तो जनता क्या करे? चुप बैठ जाए, घर में रोए नहीं, तब जाकर के सड़क पर उतरती है। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, ये कोई कमजोरी नहीं है। अगर सत्ता संसद में सुनती नहीं तो सड़क पर सुनना पड़ेगा। ये तो लोकतंत्र का बुनियादी नियम है। इतनी सी बात इन बड़े बड़े एंकरों को समझ में नहीं आ रही है। अब आते हैं अपने सुधीर चौधरी जी पर।
इन्होंने तो कमाल का लॉजिक दिया है। कहते हैं कि अगर सरकार तानाशाह होती तो डंडे मार करके छात्रों को भगा देती। ऑन धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन, पॉइंट नंबर 1, अगर रिजाइन करना ही था तो पहले कर देना चाहिए था। ये जो फैसला है इस्तीफा देने का, ये थोड़ा देर से हुआ। अगर ये फैसला पहले कर लिया जाता तो इतना रायता नहीं फैलता, इतना नुकसान नहीं होता, और ये जो पूरा प्रोटेस्ट चला है ये इतने दिन तक ना चलता, यानी डैमेज कम होता। दूसरा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये जो सरकार है ये तानाशाह है। आप सोचिए, अगर ये तानाशाह सरकार होती तो चाहती तो डंडे मार के यहां से इन सारे प्रोटेस्टर्स को भगा सकती थी। अरे साहब, ये तर्क तो एकदम पैदाइशी बच्चे वाला है। इसका मतलब क्या ये है कि हर उस सरकार को हम लोकतांत्रिक माने जो अपनी जनता पर सीधे गोली नहीं चलाती? अरे भाई साहब, डंडे तो चले हैं, बच्चियों को गालियां तो दी गई है, बच्चों को घसीट करके पीटा तो गया है। ये सब आपको दिखता नहीं है सुधीर साहब? और अगर सच में डंडे मार करके भगा देते तो क्या होता? कितनी जाने जाती, कितनी माएँ अपने बच्चों को खोती, दुनिया भर में क्या पैगाम जाता कि भारत का लोकतंत्र अपने ही बच्चों को मार रहा है। और आप इसको खूबी बता करके पेश कर रहे हैं कि नहीं मारा तो अच्छा किया। अरे साहब, मारना तो अपराध है ही, न मारना तो सामान्य बात है, ये कोई तमगा नहीं है। आगे सुधीर चौधरी साहब ने और भी कमाल की बात कही है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि सरकार सेंटीमेंट्स को समझती है, देश की जनता क्या चाहती है उसे समझती है। प्रधानमंत्री मोदी को समझ में आ रहा था कि लोगों के मन में क्या है। लोग कॉकरोच पार्टी का समर्थन करें या ना करें, लेकिन लोगों के मन में ये जरूर था कि परीक्षा पत्र जो लीक हो रहे हैं ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हमारे देश में हर घर में, हर परिवार में बच्चे हैं जो परीक्षाएं देते हैं, जिन्हें आगे चलकर नौकरी करनी है। तो मुद्दा ये बड़ा बन गया था। ये अलग बात है कि आप कॉकरोच पार्टी से सहमत हैं या नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो नहीं थे सहमत, लेकिन वो कहते थे कि मुद्दा उन्होंने बिल्कुल सही उठाया है। तो एक और बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। आप याद कीजिए, 2018 में एक मी टू कैंपेन शुरू हुआ था, जब बहुत सारी देश की महिलाओं ने शिकायत की थी कि उनके जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। उस समय भारत सरकार में एक मंत्री थे एमजे अकबर, वो विदेश राज्य मंत्री थे, और उनके ऊपर बहुत सारी महिलाओं ने सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का आरोप लगाया था, कई गंभीर आरोप लगाए थे। और उस समय उनके खिलाफ भी ऐसा ही माहौल था जैसा धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ अभी है, और उस समय एमजे अकबर को इस्तीफा देना पड़ा था। आप किसान आंदोलन देख लीजिए, जब नए कृषि कानून प्रधानमंत्री मोदी ने वापस ले लिए थे 2021 में, तब भी बहुत पब्लिक प्रेशर था और सरकार ने समझा उस प्रेशर को और कृषि कानून वापस ले। अरे साहब, जरा 2020 का किसान आंदोलन याद कीजिए, तब भी जनभावना थी ना। तब तो सरकार को पूरा 1 साल लग गए समझने में। तब तो किसानों की सड़क पर लाशें बिछ गई, ठंड में बैठे बूढ़े किसान जान गंवा बैठे, दिल्ली के बॉर्डर पर कीलें बिछाई गई, पानी की बौछारें छोड़ी गई, आंसू गैस के गोले फेंके गए। तब कहां थी आपकी संवेदनशील सरकार? 1 साल बाद जब चुनाव सर पर आ गए, तब जाकर के याद आया कि हाँ, जनभावना है, कानून वापस लेना चाहिए। और अब आप कह रहे हैं कि सरकार जनभावना को समझती है। हद है सुधीर चौधरी साहब, याददाश्त इतनी कमज़ोर तो नहीं होनी चाहिए एक न्यूज़ एंकर की। फिर सुधीर चौधरी साहब ने एक और चिंता जताई है। कहते हैं कि अब डर है कि सारे फैसले सड़क पर होने लगेंगे, जैसा कि इन प्रोटेस्ट में होता है। इस बार वैसी हिंसा देखने को मिली, लेकिन ये जो पूरा प्रोटेस्ट था ये मोर और लेस मीम्स और रील्स के जरिए किया गया। 2012 का अन्ना हजारे का जो प्रोटेस्ट था वो इससे बिल्कुल अलग था। उसमें देश के गरीब लोग, आम लोग, परिवार जो देश के थे वो शामिल हो रहे थे, लेकिन उसमें प्रोटेस्ट करने का तरीका अलग था। तो आप ये कह सकते हैं कि अब हमारे देश में एक नया युग शुरू हुआ है, जब जो बड़े फैसले हैं वो मीम्स के जरिए, रील्स के जरिए, इंस्टाग्राम पर क्या चल रहा है उसके जरिए होने लगेंगे। तो अच्छी बात है। आई होप इससे हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा और ये जो नया टूल मिला है लोगों को, इसका मिसयूज नहीं होगा। अब डर ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस फैसले के बाद सारे बड़े बड़े फैसले ऐसे ही सड़कों पर होने लगे, मंत्रिमंडल का गठन भी ऐसे ही सड़कों पर होने लगे, और लोगों के इस्तीफे भी ऐसे ही सड़कों पर होने लगे, बड़े बड़े फैसले जो किए जाएंगे वो भी ऐसे ही होने लगे। इस बात का डर है। मैं तो कहता हूं, मुझे इस बात का भी डर है कि कहीं अब लोग गौतम गंभीर का इस्तीफा भी ना मांगने लगे। अब विराट कोहली और रोहित शर्मा को भारतीय क्रिकेट टीम में वापस लाया जाए, इसको लेकर भी ऐसा कोई प्रोटेस्ट ना हो जाए, उसको लेकर भी अगर मीम्स बनने लगेंगे तो शायद बीसीसीआई को ये फैसला करना पड़ेगा। तो ये एक डर है। नई परंपरा शुरू हुई है, नया युग शुरू हुआ है। अरे साहब, जरा दिमाग लगाइए। क्रिकेट मनोरंजन है, लोग इसे देखते हैं क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है, लेकिन इतना अटैचमेंट नहीं है कि जान लगा दे।
विराट कोहली टीम में हो या ना हो, इससे किसी की ज़िंदगी नहीं बदलेगी। लेकिन पेपर लीक से बच्चों की ज़िंदगी बदलती है, उनका करियर बदलता है, उनके पूरे परिवार का भविष्य बदलता है। इसीलिए वहाँ जनता सड़क पर उतरी। विराट कोहली के लिए कोई क्यों उतरेगा? ये तो बच्चों जैसी बातें हैं साहब। सुधीर साहब समझिए बात को। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये सब जो लोग हैं ना, ये करोड़ों रुपए की सैलरी पाते हैं, हमारे आपके टैक्स के पैसे से पाते हैं, सरकारी विज्ञापनों से पाते हैं। इनके अंदर इतनी भी कॉमन सेंस नहीं है, फिर भी करोड़ों की सैलरी बनती है इनकी, बस मोदी जी की मेहरबानी से बनती है। ये है असली दुर्भाग्य इस देश का। जिन लोगों के पास कॉमन सेंस नहीं है वो देश की जनता को गाइड कर रहे हैं। और जब सुधीर चौधरी साहब ने ऐसी बकवास की है तो छात्रों ने भी करारा जवाब दिया है। आयशा छात्र संगठन ने चैलेंज कर दिया है कि सर, आप कहते हैं कि सरकार तानाशाह नहीं है, तो चलिए अपने कार्यक्रम डिकोड में एक एपिसोड कीजिए कि धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल में कितने पेपर लीक हुए, कितनी लापरवाही हुई, बीजेपी से जुड़े कितने आरोपी हैं। अगर उसके बाद आप तिहाड़ नहीं भेजे जाते तो हम मान जाएंगे कि सरकार तानाशाह नहीं है। अब आयशा का ये चैलेंज सुनकर के सुधीर चौधरी साहब की क्या हिम्मत होगी ये एपिसोड बनाने की? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह पता है कि उसके बाद डिकोड नहीं, तिहाड़ ही देखना पड़ेगा। वहीं कांग्रेस की नेता रुचिका चतुर्वेदी ने बहुत सटीक बात कही है। वो कहती हैं कि सुधीर चौधरी साहब को विराट कोहली और गौतम गंभीर की जगह मीडिया एंकरों का उदाहरण देना चाहिए था। कहीं ऐसा ना हो कि जनता मीडिया एंकरों के खिलाफ आंदोलन कर दे। और सच में दोस्तों, इस आंदोलन में जनता का सबसे ज्यादा गुस्सा गोदी मीडिया पर ही था। कॉकरोच पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा कि रिपोर्टरों की पिटाई गलत है, लेकिन आप लोगों को भी अपने काम में सुधार करना चाहिए। यानी जनता का इतना गुस्सा है कि रिपोर्टरों तक को नहीं छोड़ रहे हैं। यह किसान आंदोलन से भी बड़ी नाराजगी है और इसकी वजह भी साफ है, क्योंकि गोदी मीडिया ने अपनी सारी विश्वसनीयता बेच दी है। अब जनता कहती है कि जो चैनल मोदी जी की तारीफ करता है वो देखने लायक नहीं है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के बात यह है कि आज पूरा गोदी मीडिया इकोसिस्टम बौखलाया हुआ है। ये लोग इसलिए बौखलाए नहीं हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, ये लोग इसलिए बौखलाए हैं क्योंकि इन्हें डर है कि कल इनका भी नंबर आ सकता है। आज छात्रों ने एक मंत्री का इस्तीफा दिलवाया, कल यही छात्र मीडिया के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, कल यही जनता इनके चैनल का बहिष्कार कर सकते हैं। ये डर है, ये असली डर है, बाकी सब बहाने हैं। अर्नब साहब की अमेरिका वाली साजिश, अमन चोपड़ा जी की सड़क वाली चिंता, सुधीर चौधरी जी का डंडे वाला लॉजिक, ये सब बहाने हैं। असली बात यह है कि इन लोगों को अपना भविष्य दिख रहा है और वो अंधकार में दिख रहा है। बाकी दोस्तों, आप इस पूरी बौखलाहट पर क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि गोदी मीडिया को अब अपना गिरेबान झांक कर देखना चाहिए? क्या आपको लगता है इन एंकरों को अब आत्ममंथन करना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।